बीजेपी के समर्थक विरोधी उम्मीदवार के प्रस्तावक को पुलिस के सामने ही खींचकर बाहर लाते हुए दिखे। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस के सामने टहलते हुए जाता हुआ शख्स असलहा यानी पिस्टल रखे हुआ था। ललितपुर में निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा छीनने का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगा है। शिकायत करने पर पुलिस की दलील है कि सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश देख रहा है कि किस तरह अंबेडकर नगर जिले के टांडा ब्लॉक पर पूर्व मंत्री लालजी वर्मा अपने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सुरजीत वर्मा का नामांकन दाखिल कराने जैसे ही गेट पर पहुंचे, वैसे ही मुंह पर मास्क लगाए बीजेपी प्रत्याशी ने उनके हाथ से नामांकन पर्चा छीनकर फाड़ दिया। बात बढ़ न जाए इसके लिए पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल को अपनी कस्टडी में लेकर नामांकन कैंपस के अंदर कर दिया। देश देख रहा है, ये तस्वीर पीलीभीत में थाना बरखेड़ा इलाके के गांव आमडार से जुड़ी हुई है। दरअसल देर रात सपा प्रत्याशी गांव में वोट मांगने गया तो आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को देखकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बीजेपी के प्रत्याशी और समर्थकों ने लहूलुहान कर दिया। देश देख रहा है, शुचिता और आदर्शों की बात करने वाली बीजेपी सरकार के राजकाज में ये सब हो रहा है। विरोधी दलों को हराने के लिए पुलिस प्रशासन और गुंडों की मदद देने के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत में जो कुछ किया वो सबके सामने है। उससे भी एक कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी सहायता खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं हो, चाहे वो जहां का भी हो। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, अगर अपराध करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। ज्यादातर जगह पर सुनने में आया है कि सपा के गुंडे जो पिछली सरकारों में जिस तरीके से गुंडई किया करते थे, वो आज भी उनका निरंतर गुंडई और बदमाशी जारी है। के ऊपर प्रशासन सख्त है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होगी। चाहे महिला के साथ जो बदमाशी हुई, चाहे जहां बम चला, सबको पकड़ा जाएगा और कठोरता से उनको जेलों के अंदर डाला। झांसी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद पुलिस ने सपाइयों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यही झलक देवरिया में देखी गई, जहां बीजेपी प्रत्याशी पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से पर्चा छीनने का आरोप लगा है। बस्ती में भी बवाल का मंजर देखा गया तो अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। बहरहाल ऐसी ही तस्वीरें ग्राम पंचायत चुनाव में भी दिखाई दी थी, जिन चुनावों को कराने के लिए 1000 से ज्यादा शिक्षकों को कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान देनी पड़ी थी। लेकिन राज्य सरकार ने लोकतंत्र के बलिवेदे पर उनके प्राणों की आहुति को मानने से ही इनकार कर दिया। अपने कर्तव्य निर्वाह में जान गंवाने वालों की शहादत को आंकड़ों में उलझाकर खत्म कर दिया गया और कोरोना कंट्रोल में कोताही छिपाने के लिए मीडिया की मदद से मामले को दबा दिया गया। भले ही उन चुनाव में बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही हो, लेकिन एक बात तो तय है कि हार तो मानवता की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट एपी। तो दरअसल पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो 2022 के यूपी चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी अपनी जीत के अश्वमेध के घोड़े को कहीं रुकने नहीं देना चाहती। इसीलिए जिस शिद्दत से ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है, उतने ही ज़ोर शोर से पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो विपक्ष है वो भी अपना भविष्य तलाश रही है और इसीलिए वो भी किसी भी हद तक जाकर सीटें जीतना चाह रही है, सियासत में अपना हस्ताक्षर बनाए रखना चाहती है। इसलिए आप जब देखेंगे कि दोनों ही तरफ से जहां जिसको मौका मिल रहा है वहां अपने अपने तरीके से लोकतंत्र को शर्मसार करने में दोनों ही पक्ष कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ज़िला पंचायत अध्यक्ष और फिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लोकतंत्र के को शर्मसार करने वाली जो चौंकाने वाली खबरें आई, अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इन चुनावों को सेमीफाइनल तो माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तस्वीरें हम भूल जाएंगे? क्या यही लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है? यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इन चुनाव में किस किस तरह के हथकंडे अपनाए गए।
साम दाम दंड और भेद की मदद से लड़े जाने वाले इस चुनाव के हिंसक होने के पीछे आखिर असल वजह क्या है? क्या इस तरह की लड़ाई के लिए हमारा लोकतंत्र बना था? क्या इस तरह की लड़ाई करके हम अपने राज्यों के नए शासक प्रशासक पाएंगे? देखिए इस खास रिपोर्ट को। क्या यही है बापू के सपनों का भारत? महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि समाज के आखिरी आदमी के भलाई के लिए जारी विकास की राशि इतने खूनी और हिंसक संघर्ष की वजह बनेगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल हिंसा की तस्वीरों से मुकाबला करती नजर आ रही है, जबकि यूपी में रामराज है। इस रामराज में ग्राम पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव बाहुबल और धनबल से लड़ा जा रहा है। पंचायत चुनाव में कोई पार्टी अधिकृत तौर पर प्रत्याशी तो नहीं उतारती, लेकिन सियासी पार्टियां अब अप्रत्यक्ष रूप से इन चुनावों में उतरने लगी। जैसा कि दावा है कि पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 65 सीटें जीती, वहीं समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिल पाई और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। बीजेपी बम्पर जीत के दावे कर रही है तो उसकी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन कुछ सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के पक्ष में काम कर रहा था। मुकाबला जनप्रतिनिधियों और डीएम और एसपी के बीच नजर आ रहा था। विपक्षी दल ये बात मिसाल देकर कह रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को कई जगह नामांकन ही नहीं करने दिया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के गायब होने या फिर बंधक बनाए जाने की भी खबरें आई। विरोधी दलों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ऐसा हो गया है जिसमें मत हासिल करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कोई प्रतिद्वंदी चुनाव ही न लड़ पाए। विरोधी दलों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ऐसा हो गया है जिसमें मत हासिल करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि कोई प्रतिद्वंदी चुनाव ही न लड़ पाए। यानी पहले तो पर्चा ही दाखिल न कर पाए और दाखिल कर भी थे तो पर्चा वापस ले लें, वरना नामांकन रद्द करने की भी गुंजाइश बनी रहती। मजे की बात यह है कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान बागपत में तो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार का नामांकन ही किसी और ने जाकर वापस ले लिया। कुल मिलाकर जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा माहौल है। 2011 में बीएसपी ने यह चुनाव एक तरफा जीता था। 2016 में समाजवादी पार्टी ने भी एक तरफा जीत हासिल की थी, तो इस बार बीजेपी ने भी एक तरफा ही विजय पताका फहराई। इस बार 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। निर्विरोध चुने जाने में जिला प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कई पंचायत अध्यक्ष उन जिलों में भी बन गए हैं जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और उन जिलों में भी जहां उन्हें सिर्फ 12% वोट मिले हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। बहरहाल इन चुनाव में बाहुबली भी अपनी ताकत आजमाते हैं। दरअसल चुनाव की प्रक्रिया ही ऐसी है कि पंचायत सदस्यों के लिए गुप्त मतदान की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में मनमर्जी के उम्मीदवार को वोट देने का जोखिम लेना आसान काम नहीं है। तो दूसरी तरफ धनबल के सहारे भी ये चुनाव जीते जाते हैं। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों का एक एक वोट 25 से 50 लाख रुपए में खरीदा जा रहा था और ब्लॉक प्रमुख चुनने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वोट 25,000 से 1.5 लाख रुपए में। बताया जाता है कि गाजीपुर जिले में तो करीब 1 दर्जन जिला पंचायत सदस्य नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गए थे। इन लोगों का कहना था कि किसी उम्मीदवार ने इन्हें मिठाई भेजी, लेकिन मिठाई के डब्बों में मिठाई के बजाय नोटों की गड्डियां निकली। लेकिन लोकतंत्र की तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी तब हो जाती जब राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप सीधे लगते। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पंचायत चुनाव में जो पार्टी इतनी बुरी तरह हारी वो प्रशासनिक मशीन का सहारा लेकर अध्यक्ष पद हथियाना चाह रही है। विरोधियों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की जा रही है वो आपत्तिजनक है। विरोधी प्रत्याशियों के घर गिराए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है और ये पहली बार है कि चुनाव सीधे सीधे बीजेपी के बजाय प्रशासन की लड़ रहा है और लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं। हालांकि खुद समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में थी तब उस पर भी इन चुनाव में धांधली के जमकर आरोप लगते रहे, लेकिन अब सबसे ज्यादा धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी ही लगा रही है। परोक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया की वजह से इन चुनाव में धांधली के आरोप पहले भी लगते रहे और ये अलग बात है कि पहले धनबल से चुनाव जीते जाते थे, तो इस बार बीजेपी को पुलिस प्रशासन बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन असल मामला है विकास के नाम पर पैसे की बंदरबांट।
ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। एक ब्लॉक में 50-60 गांव आते हैं और ब्लॉक प्रमुख जिला विकास अधिकारी के साथ मिलकर इलाके के विकास का काम देखता है। इस काम के लिए हर साल 5 करोड़ सरकार की तरफ से आवंटित हो। कहते हैं कि विधायक के चुनाव से ज्यादा कठिन ग्राम प्रधान का चुनाव होता जा रहा है। कहा जाता है कि एक ग्राम प्रधान साल भर में फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी कर देता है। जाहिर है कि गांव के विकास के बजाय नेताओं का विकास होता है, जो कभी सफेद तो कभी भगवा कुर्ता पहनकर उस जनता को लुभाते हैं जिनके हिस्से के पैसे से वो अपनी गरीबी मिटाते हैं, और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला ठगा सा देखता रह जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या यही है पप्पू के सपनों का भारत? अंशुमान त्रिपाठी, AP। तो दरअसल कोरोना महामारी प्रबंध और गंगा में बहते शव की तस्वीरों से राज्य सरकार को अगले साल यूपी चुनाव को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में इन चुनाव में जीत से बदनामी को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी सरकार ने कोरोना प्रबंधन की दिशा में काफ़ी काम किया है और इसके लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हुई। लेकिन जिस तरह से अभी की स्थिति उभर कर आ रही है, उन स्थितियों को यदि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाइयाँ तो तुरंत की, इसमें कोई शक नहीं। जैसी ये तस्वीरें आईं, आलोचनाएं शुरू हुई, तुरंत कार्रवाई हुई। लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार को समझना होगा कि जो उसके अपने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, उनके अंदर यदि सत्ता की ऐसी लोलुपता बढ़ जाएगी तो ज़मीन पर इस तरह की तस्वीरें अभी आए दिन हमें देखने को मिलेंगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर सरकार पर पड़ेगा और इसका खामियाजा भी कोई भुगत सकता है। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से इस वक्त यूपी की स्थिति है, उसमें 2 ही तरह का खेमा काम कर रहा है। एक यूपी के समर्थक, जो बीजेपी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, एक यूपी में योगी के विरोधी। और जानकार ये मानते हैं कि जैसे ये तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की यहाँ बातें चल रही हैं, उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सरकार की छवि ख़राब हो, इसलिए वो इन सब चीज़ों पर या इस तरह के बातों पर कार्यकर्ताओं पर रोक नहीं लगाते और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और इसी वजह से सरकार में रहते हुए भी सरकार के कई विभीषण योगी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं, जिसका सीधा फ़ायदा विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। और अब आने वाले समय में यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो लोकतंत्र की वो बदसूरत तस्वीर हम देखेंगे जिसकी कल्पना हमने नहीं की है। तो जहां पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है, लोकतंत्र को किस तरह से देखा, सुना, समझा और उसे अपनाया जा रहा है, जैसे कि आपने तस्वीरें भी देखी, रिपोर्ट भी देखी। लेकिन एक और बड़ा मामला है, मैंने जैसा कि बताया आपको कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ खास मुद्दे भी हैं और उसमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम है। लेकिन इस वक्त राम मंदिर के लिए जो ज़मीन दी जा रही है उसको लेकर विवाद मचा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कथित ज़मीन घोटाले को लेकर आरएसएस अब एक्शन के मूड में है। आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ट्रस्ट को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वे जल्द ही अयोध्या भी पहुंच सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चित्रकूट में चल रही संघ की बैठक में भी तलब किया गया है। उन्हें ट्रस्ट के काम से दूर भी किया जा सकता है। चंपत राय के पास विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व है, इसलिए वे ट्रस्ट को सहयोग देते रहेंगे। वहीं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को संघ विचार प्रवाह के किसी संगठन में जिम्मेदारी देकर उनको भी ट्रस्ट के काम से दूर किया जाएगा। फिलहाल ट्रस्ट ने नई जमीन की खरीद पर रोक लगाई है। बीजेसी क्षेत्र में ज़मीन खरीद के दौरान 2 करोड़ की जिस भूमि का 18 करोड़ में सौदा हुआ, उसको लेकर घोटाले के आरोप लगे थे। इसी के पास कोल डिपो क्षेत्र में कई हेक्टेयर ज़मीन का सौदा तय था, उसकी रजिस्ट्री अभी होनी थी, उसे भी रोक दिया गया। ज़मीन घोटाले के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच भले ही संघ ट्रस्ट के पदाधिकारियों का बचाव करता दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर छटपटाहट नजर आ रही है। ये मामला सामने आने के साथ ही आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। वे जल्द ही अयोध्या आ सकते हैं। भैयाजी जोशी की एंट्री ये बता रही है कि विपक्ष को कुछ कहने सुनने का मौका न देते हुए ट्रस्ट के कई लोगों को उनके पद पर बनाए रखना है, लेकिन अब वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। उन पर नज़र संघ रखेगा।
व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि उसने नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल स्वैच्छिक होल्ड पर रखा है। कंपनी ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता तब तक वो अपनी क्षमता को सीमित नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर जिन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वो चलता रहेगा। वहीं कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगा दी है। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में यह भी बताया कि कंपनी अब ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। साथ ही व्हाट्सएप ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर अब किसी तरह का बैन नहीं लगाया जाएगा। हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से पूछा कि आपके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि आप डेटा जमा कर दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन ये आप दूसरी पार्टी की सहमति के बिना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा यह आरोप भी है कि भारत के लिए आपके पास एक अलग पैमाना है। क्या भारत और यूरोप के लिए आपकी अलग अलग नीति है? इस पर व्हाट्सएप ने कहा कि हमने प्रतिबद्धता जताई है कि संसद से कानून आने तक हम कुछ नहीं करेंगे। अगर संसद हमें भारत के लिए एक अलग नीति बनाने की अनुमति देती है तो हम वो नीति बना देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पर भी विचार करेंगे। व्हाट्सएप ने कहा कि अगर संसद हमें डाटा साझा करने की अनुमति देती है तो सीसीआई कुछ नहीं कर सकती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लेखी ने कहा कि जब तक नीति बनी रहती है प्रतिस्पर्धा कानून के मुद्दे बने रहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। 23 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और व्हाट्सएप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल जज पीठ ने सीसीआई जांच के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसने पिछले महीने दोनों कंपनियों को उनकी पॉलिसी के बारे में जानकारी मांगने के लिए नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने पाया था कि प्राइवेसी पॉलिसी को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। पिछले महीने केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि व्हाट्सएप व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के कानून बनाने से पहले उपयोगकर्ताओं को नई नीति स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब चलते चलते यादों के झरोखे से मैं आपको लिए चलती हूँ और मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप की आज पुण्यतिथि है। आज एक दिन 9 जुलाई 2020 को जगदीप ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। हंसना ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी होता है और जगदीप शायद इस बात को बखूबी समझते थे, इसलिए उनके पर्दे पर आते ही दर्शकों के होठों पर हंसी छा जाती थी। फिल्मी दुनिया में जगदीप के नाम से मशहूर इस महान हास्य कलाकार का वास्तविक नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। अपने हाव भाव से दर्शकों को हंसाने वाले जगदीप ने उस दौर में ख़ुद को साबित किया जब फिल्म उद्योग में महमूद, जॉनी वॉकर और केस्टो मुखर्जी जैसे कॉमेडियन मौजूद थे। जगदीप ने अपने 50 साल के करियर में करीब 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के उनके किरदार ने उनकी शोहरत को अमर बना दिया। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में जन्म लेने वाले जगदीप ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1951 में B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से की और इस फिल्म में जगदीप ने बतौर बाल कलाकार काम किया था। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। इसमें गुरुदत्त की आर पार, बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। फिल्म हम पंछी एक डाल के में तो उन्होंने उनके काम की प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। जगदीप ने 1957 में आई फिल्म भाभी और 1960 में बरखा और बिंदिया जैसी फिल्मों में बतौर लीड रोल का निभाया और लेकिन शम्मी कपूर की 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी ने उन्हें एक हास्य कलाकार के तौर पर स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जगदीप को श्रद्धांजलि देते हुए आज देश की बात में इतना ही। नमस्कार।